तो स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हमारी हो चुकी थी। सो टुडे वी विल डिस्कस रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उस चीज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमें निकालना है। आज के लेक्चर में हम लोग ये निकालेंगे। तो इससे जस्ट पहले मैं आपको जो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन को सॉल्व करा था डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो मैं रिकॉल करना चाहूंगा। हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाली थी डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी, है ना, यही निकाला था ना। फिर मैंने डेल डॉट जे को लिखा था सिग्मा ई, तो डेल डॉट जे यानी डेल डॉट सिग्मा ई, है ना, ये लिखा था, माइनस का डेल रो वी बाई डेल टी, और डेल डॉट ई, अगर मैं सिग्मा को बाहर ले लूं तो डेल डॉट ई को मैं क्या लिख सकता हूं, सीधे सीधे रो वी, है ना। तो डेल सिग्मा इंटू रो वी मेरी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का डेल रो वी बाई डेल टी। इस दोनों इस इक्वेशन में दोनों तरफ RHS और LHS में अगर मैं देखूं तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन में आप ये ध्यान से देखो कि मैंने पार्शियल डेरिवेटिव माना है और कोई डेरिवेटिव नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो आई कैन सिंपली कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीट डेरिवेटिव। दैट इज मैं इसको कंप्लीट डेरिवेटिव बना सकता हूँ, सिग्मा रो वी इज इक्वल्स टू माइनस का डी रो वी बाई डी टी। ठीक है, अब मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड को लगा करके इसको लिख सकता हूँ डी रो वी अपॉन रो वी इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 बाई सिग्मा इंटू डी टी। इसको ले जाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे इधर, तो ये 1 बाई सिग्मा नहीं आएगा, सिंपल सिग्मा आएगा, माइनस का सिग्मा डी टी, माइनस का सिग्मा डी टी। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया एल एन रो वी, इंटीग्रेट कर लिया दोनों तरफ, और ये हो जाएगा माइनस का सिग्मा इंटू टी प्लस का कांस्टेंट। और हमने लास्ट टर्म पे ये बोला था कि अगर रो वी इक्वल टू रो वी जीरो है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों कंडीशन मैं इस इक्वेशन के अंदर रख करके सी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो मेरा सी कितना आया था, रो वी जीरो, एल एन रो वी जीरो, दैट विल बी सी। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा सी, और ये इस इक्वेशन के अंदर आप रख दोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी एल एन रो वी इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा टी प्लस एल एन रो वी जीरो, नेचुरल लॉग रो वी जीरो। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, है ना, अगर मैं इसको इधर ले गया तो ये हो जाएगा एल एन रो वी बाय रो वी नॉट, है ना, इक्वल्स टू माइनस सिग्मा टी। इसको एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा रो वी डिवाइड बाई रो वी नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस सिग्मा टी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रो वी जो है मेरा, वो है मेरा रो वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी, लिख सकते हैं ना। ये इक्वेशन हालांकि मैं डिराइव कर चुका था लास्ट टर्म पे। ये इक्वेशन मेरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, रो वी इक्वल्स टू रो वी नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, टी क्या है, टाइम, रो वी जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर मेरे क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितनी चार्ज डेंसिटी है, दैट इज क्या हो रहा है ये, दैट इज गिवन बाय रो वी जीरो। टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जो डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय रो वी जीरो। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज क्लियर हो गई कि रो वी जीरो मेरी चार्ज डेंसिटी है टाइम टी इक्वल टू जीरो पर। अब मैं यहाँ पर एक टाइम डिफाइन करता हूँ, टाइम टी इक्वल टू टी आर, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, है ना। Relaxation time is the time at which we can say that the volume charge density
is decreased 36.8% from its initial value. ठीक है, the volume charge density rho v becomes rho v0 divided by E. ठीक है, E मतलब 1 by E inverse मतलब 1 by E and that is equals to 36.8%. तो 36.8% जो है वो मेरी हो जाएगी किसकी, रो v0 टाइम्स का 36%, ये मेरा हो जाएगा रो v, और ये मेरा आ जाएगा आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैं टाइम t इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम tr रख दूं इस इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो मैं लिख सकता हूं कि रो v कितना हो जाएगा बताओ, रो v हो जाएगा रो v नॉट e टू द पावर माइनस सिग्मा टी आर, यही होगा ना? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिग्मा अपॉन सिग्मा रो वी बाय एप्सिलॉन होता है, आई थिंक रो वी बाय एप्सिलॉन होता है ना, ये वाली वैल्यू डी डॉट डी रो वी बाय एप्सिलॉन, इट्स रो वी बाय एप्सिलॉन, इस रो वी बाय एप्सिलॉन, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, तो सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन, राइट। तो ये जो वैल्यू है मेरी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो दिस विल बिकम सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन टाइम्स टी। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसको मैं लिख लूंगा कितना, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन टाइम्स टी। ठीक है, तो अगर ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू मुझे क्या बनानी है, ये वाला टाइम है टी आर, जब ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, रो वी इक्वल्स टू रो वी नॉट टाइम्स 1 बाई ई। ठीक है, तो अगर मैं एक इक्वेशन ये देखूं और एक इक्वेशन लिखूं कि रो वी जो है वो मेरा कितना होना चाहिए, रो वी नॉट डिवाइड बाई ई होना चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेशन को आप जरा इक्वेट करो, इन दोनों को करो इक्वेट, तो क्या हो जाना चाहिए, दिस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन टाइम्स टी आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो ये दोनों कंडीशन बराबर हो सकती हैं, हाँ या ना, जल्दी बोलो बोलो भाई। अगर मैं इसको लिखना चाहूं e की पावर -1, तो यानी ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 1, ये वाली यस वैल्यू सर। होनी चाहिए 1, ये वाली वैल्यू 1, मतलब है मैं 1 के इक्वल रख दिया, और यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं, टी आर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइड बाय सिग्मा, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम दैट इज कैलकुलेटेड बाय द ratio of these two quantities. The first one is epsilon, that is permittivity of the medium, and the second one is the conductivity of the medium, that is sigma. तो अगर मुझे ये दोनों चीजें पता है, तो मैं उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकता हूँ कि अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम किसी पर्टिकुलर वैल्यू का कितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुड कंडक्टर के लिए देखूं, गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई, अगर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सिग्मा की वैल्यू है 5.8 इंटू 10 पावर 7 सीमेंस पर मीटर, और ये है आपकी कॉपर के लिए, ठीक है, और कॉपर के लिए जो परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, इट इज सिंपली एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कंडक्टर के लिए जो परमिटिविटी है कॉपर के लिए वो कितनी है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता ही है कितनी होती है, जल्दी से बताओ, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 into 10 raised to minus 12. 8.85 into 10 to ठीक, power -12 वाली वैल्यू रख दोगे तो आपको टी आर मिल जाएगा। ठीक है, टी आर मिल जाएगा, टी आर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10 पावर -12 यस सर। yes sir डिवाइड बाई 5.8 इंटू 10 पावर 7। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा 10 पावर -7, ये हो जाएगा 10 पावर -19,
और ये आ जाएगा लगभग लगभग 1.53 इंटू 10 पावर माइनस 19, और ऑब्वियसली टाइम इज इन सेकेंड्स। ठीक है, अगर मैं दूसरा देखूं, दूसरा केस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसके लिए कंडक्टिविटी बहुत कम है, कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो एक डाइलेक्ट्रिक पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक है ना, उसके लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ जिसके लिए सिग्मा की वैल्यू बहुत कम है। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल इट इज गिवन एज 10 पावर माइनस 17 सीमेंस पर मीटर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 5। ये जो मीडियम है ये आपको दे रखा है फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, ठीक है, ये मटेरियल है फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, ठीक है, तो ये वैल्यू आप रख दोगे, ये वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर, तो यू कैन इजीली सॉल्व कि वो मेरी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टी आर की वैल्यू, दैट इज 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 17। यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स 8 इंटू 40, 40.85 मतलब 51.2, 50 नहीं कुछ और आएगा, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी करो फटाफट से कैलकुलेट, मुझे बताओ कितना आ रहा है। 5 इंटू 8.85 दैट इज 44.25, ठीक है, दिस इज 44.25 इंटू 10 पावर माइनस 17, 10 पावर माइनस 12, ऊपर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो 10 पावर 5 सेकेंड्स। अब आप देख सकते हो कि एक कंडक्टर के अंदर रिलैक्सेशन टाइम कितना है और एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिलैक्सेशन टाइम कितना है। आप देखो ये वाली वैल्यू बहुत कम है, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में टाइम t इक्वल टू 0 पर वैल्यू थी रो v 0, है ना, इसका 1/e टाइम्स 37% लगभग, ठीक है, ये सपोज ये 0 है तो 37% होगा लगभग लगभग यहाँ पे। इसे यहां से यहां तक अपने चार्ज को डिक्रीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, इतने सारे सेकंड्स लगेंगे, 44 इंटू 10 पावर 5 सेकंड्स, है ना, 4425,000 सेकंड्स आप देख सकते हो। और यहां पर आप देखो, अगर एक परफेक्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कॉपर का एग्जांपल लिया है मैंने, तो उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ओनली इतने सेकंड्स। इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इवन नैनो सेकंड, नैनो सेकंड से भी छोटा है। मतलब देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी जल्दी वहां पर कम हो जा रही है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वहां पर फास्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का या कंडक्टिंग एलिमेंट्स का मूवमेंट कंपैरेटिवली स्लो है। इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक के लिए बोलते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम मेरा बहुत ज्यादा है, कंडक्टर के लिए मेरा रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम है। क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ। Yes, sir. अब हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, और ये टॉपिक है मेरा बाउंड्री कंडीशंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि इसके ऊपर मेरे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है। बाउंड्री कंडीशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग और मैग्नेटिक फील्ड में अलग स्टडी करेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बाउंड्री कंडीशन बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस की ही बात करेंगे, और वहां पर जो रूल्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे, मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है डी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन टाइम्स ई, ये वाला वेक्टर, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ बाउंड्री कंडीशन को क्लासिफाई कर सकते हैं हम अलग अलग कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी हो सकती है कि अगर सपोज ये मेरी बाउंड्री है, इससे इधर मेरा एक मीडियम है, उससे उधर मेरा दूसरा मीडियम है, तो इस बाउंड्री पर मेरी फील्ड में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मुझे देखना है, और विद द हेल्प ऑफ दीज बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी कैन आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर मेरा मीडियम 1 है और इसके ऊपर मेरा है मीडियम 2, ठीक है बच्चों। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 उन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये बाउंड्री, तो मुझे ये बाउंड्री आइडेंटिफाई, इस बाउंड्री पर
अलग अलग कंडीशंस आइडेंटिफाई करनी है मेरे कौन कौन से काम की चीजें हो सकती हैं इस बाउंड्री कंडीशन में। ठीक, अब बात करते हैं कि कैसे हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। अलग अलग टाइप के मीडियम हो सकते हैं, हो सकता है मीडियम जो है वो ये वाला डाइलेक्ट्रिक हो, ये भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है ये कंडक्टर हो, ये डाइलेक्ट्रिक हो सकता है ये कंडक्टर हो, ये डाइलेक्ट्रिक हो सकता है ये फ्री स्पेस हो, ये डाइलेक्ट्रिक हो सकता है ये फ्री स्पेस हो, ये कंडक्टर हो सकता है ये फ्री स्पेस हो, ये कंडक्टर हो। ऐसे कई सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम इसको तीन कैटेगरी में ही सॉल्व करके चलते हैं, और उन तीनों में भी मैं कराऊंगा आपको केवल एक, क्योंकि एक कंडीशन ही ऐसी है जिससे आप बाकी सारी कंडीशन को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल कंडीशंस का बताऊंगा, वो कंडीशन है डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, मतलब इधर भी मेरा डाइलेक्ट्रिक है, इधर भी मेरा डाइलेक्ट्रिक है। अब अगर उस डाइलेक्ट्रिक को मैं फ्री स्पेस बना दूं, तो उस डाइलेक्ट्रिक के लिए मैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या कर दूंगा, फ्री स्पेस वाली कर दूंगा। कंडक्टिविटी क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अगर कंडक्टर बना दूं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या कर दूंगा, इन्फिनिटी कर दूंगा। परमिटिविटी परमिएबिलिटी मुझे ऑलरेडी उसकी पता होंगी, तो मुझे वहां पर वो सारी वैल्यूज रख दूंगा। तो एज सच वील गो with the dielectric boundary condition as it is the most general condition for boundary conditions। ठीक है बच्चों, तो हम अभी केवल एक कंडीशन ही करेंगे। क्वेश्चंस हम लोग सब पे करेंगे, लेकिन कंडीशन जो हम मैथमेटिकली करेंगे वो यही करेंगे, बाकी सारी इसी से डिराइव हो जाएंगी। तो आपको कोई भी कंडीशन आए इसी से को लेकर के सॉल्व करना है, और फिर जब आप सॉल्यूशन निकाल लो उसके बाद आप अपनी कंडीशन जो भी मटेरियल है उस मटेरियल की वैल्यूज रख दो, तो ऑटोमेटिकली आपको उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए बाउंड्री कंडीशन डिराइव हो जाएगी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस फॉर डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी दोनों तरफ डाइलेक्ट्रिक ही है मेरे पास, और ये बाउंड्री कंडीशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बाउंड्री कंडीशंस डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, यानी एक तरफ पहला डाइलेक्ट्रिक, दूसरी तरफ दूसरा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब क्या है उसको हम स्टडी करते हैं दो अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहली कैटेगरी में मान लेता हूं वो है मेरी एक ये वाली। ठीक है, ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है। चाहे तो आप इसे मीडियम 2 मान लो, चाहे तो आप इसे मीडियम 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर मेरी फील्ड कुछ ऐसे थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब मीडियम चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है, परमिटिविटी अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है ना, पोलराइजेशन अलग अलग है, कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो जब सारी चीजें अलग अलग है तो ऑटोमेटिकली उस वेव की वेलोसिटी, उस वेव का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग अलग हो सकता है। तो वो क्या होगा वो हमें डिराइव करना है ना। तो मैं मान रहा हूं कि मेरी ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज मीडियम 1 में है, इसको बोलते हैं D1। ठीक है, ये मेरा D1 वेक्टर है, D1 वेक्टर इधर है, इतना है। तो बाउंड्री पर आने के बाद सपोज D2 वेक्टर ऐसे पहुंच गया, मतलब थोड़ा टिल्ट हो गया, लॉजिकली उसको उधर जाना चाहिए था, बट वो उधर ना जा करके इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, दैट वी सी कि वो किधर है, हो सकता है वो इधर की तरफ जाए, डिपेंडिंग ऑन कि वो मटेरियल कौन सा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं केवल एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ। ये एजम्पशन में मान लेता हूँ कि वो इधर की तरफ मेरी वेव, मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ बैंड हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस मीडियम में उसकी वैल्यू कितनी है, D2 है। ठीक है, तो मुझे ये चीज देखनी है कि D1 किधर और D2 किधर। ठीक, मीडियम 1 मैं ये वाली कंडीशन मान के चल रहा हूँ, मीडियम 1 ये है, मीडियम 2 ये है। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा होता है, लेकिन आपका करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो आप टेंशन मत लेना कि रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, रिजल्ट दोनों सेम आएंगे। मीडियम 1 आप कोई भी मान सकते हो, मीडियम 2 आप कोई भी मान सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपको वो गिवन ना हो कि मीडियम 1 यही है, मीडियम 2 यही है। ठीक है, अब मैं इसको एज्यूम करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या एज्यूम करता हूँ, इसको एज्यूम करता हूँ एक सिलेंडर बनाता हूँ। ठीक है, इसको सिलेंडर बनाया, कुछ ऐसे बनाया, और आधा ही मैंने इसके नीचे बना दिया। ठीक है, और उसके बॉटम वाली सरफेस का सरफेस एरिया है वो ये है। ठीक, मैं इसकी हाइट बोल रहा हूं कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डेल्टा H, यहां से लेकर के
यहां तक जो इसकी हाइट है दैट इज डेल्टा एच, और इसका जो सरफेस एरिया है ना किसी भी सरफेस का वो है डेल्टा एस, चाहे इसका, चाहे इसका, या चाहे नीचे वाली सरफेस का, ये तीनों एरिया क्या है डेल्टा एस। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट दी डायरेक्शन। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, और मैं इसको लेकर के जा रहा हूं बाउंड्री के पास, तो क्या मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूं इनटू इट्स कंपोनेंट्स? एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, ऐसा कर सकता हूं ना मैं? जल्दी से बताओ। एक वेक्टर था मेरा ये वाला, ये मेरा एक्चुअल वाला वेक्टर था, दिस इज द एक्चुअल वेक्टर। मैंने बाउंड्री पर उसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा मोटा कर दे रहा हूं उसको ताकि दिखे आपको आसानी से। ठीक है, दिस इज द वेक्टर, ये मेरा एक वेक्टर था। ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर हो गया, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा वेक्टर है D1। ठीक है, ये मीडियम 1 है। ऐसे ही मीडियम 2 के लिए मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो दूसरा वेक्टर आया मेरा, दूसरा वेक्टर जो आया मेरा, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को भी मैंने बाइफरकेट कर लिया दो अलग अलग पार्ट्स में, है ना, दो अलग अलग पार्ट्स में, मतलब एक पार्ट हो गया ये और एक पार्ट हो गया ये। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड से यू कैन इजीली डिराइव कि वो पहला पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट कौन सा है। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसे। ये वाली वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर जो है मेरा ये है D2। ठीक है, ये मेरी सरफेस है, दिस इज द सरफेस, ये मेरी सरफेस है, ये मेरी सरफेस है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना, इस सरफेस पर मैं अपने वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व करता हूं। पहला पार्ट है नॉर्मल कंपोनेंट और दूसरा पार्ट है टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, एक सरफेस मेरी ये है, ठीक है, सपोज ये सरफेस है, तो अगर इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर है, मतलब ये वाला वेक्टर है, ये होगा नॉर्मल, और अगर वो इस पूरी सरफेस में कोई भी है, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, चाहे कुछ भी है, ये पूरे कोई वेक्टर हो सकता है, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे इधर, चाहे कैसे भी। ठीक है, ये सारे सारे वेक्टर क्या है, ये सारे वेक्टर्स हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। बच्चों क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। Yes, sir. सबसे कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ठीक, अब सबसे अच्छी बात, सबसे आसान बात वो ये है कि नॉर्मल कंपोनेंट किसी भी सरफेस का होगा एक, टेंजेंशियल कंपोनेंट कई सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैंने कल जो आपको एक एग्जांपल बताया था, सपोज x इक्वल टू 0, ये क्या है, सरफेस है, लाइन है, वॉल्यूम है, पॉइंट है, क्या है? जल्दी बताओ, कल बताया था मैंने ये आपको, जल्दी बोलो। x equal to 0 is what? Sir, plane. It's a plane, Plane. it's a surface. ठीक है, when it is a surface for YZ plane, YZ plane. YZ plane, that means अगर मैं इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर निकालना चाहूं तो वो कौन सा वेक्टर होगा? नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा जल्दी बताओ? नॉर्मल वेक्टर होगा ax कैप, है ना? अगर x इक्वल टू 0 है, मतलब उस पूरी लाइन पर x इक्वल टू 0 है, आपके सामने जो वॉल है वो सारी वॉल जो है वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर मतलब x इक्वल टू 0 प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर होगा ax कैप, है ना? अब अगर मुझे को एक वेक्टर ये पता है कि एक टोटल वेक्टर है मेरे पास, वो है ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप। अगर आपको ये पता है कि नॉर्मल वेक्टर प्लस टेंजेंशियल वेक्टर मिलकर के वो वेक्टर बनाते हैं, अगर मैं इस वाले वेक्टर को देखूं तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर है ना, दैट मींस
अगर मैं ए वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट निकालना चाहूं, ए एन वेक्टर, वो क्या होगा, वो मैंने निकाल लिया ए एक्स कैप, है ना। तो ए वेक्टर का टेंजेंशियल वेक्टर क्या होगा, ए टी, वो क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर में से मैं नॉर्मल वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए एन सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। मतलब मैं सीधे सीधे क्या कर रहा हूं, ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, केवल और केवल ए एक्स कैप सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो क्या बचा, तो बचा मेरे पास दो कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट और ए y जेड। is मैंने आपको ये बोला कि नॉर्मल वेक्टर हमेशा एक होगा, टेंजेंशियल एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये केवल एजम्पशन के लिए है, अगर मेरी प्लेन या सरफेस एक किसी भी एक्सेस के ऊपर रखी है ना। अगर कोई रेंडम है तो ऑब्वियसली वहां पर एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट भी हो सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान रहा हूं कि मेरा प्लेन अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो उसके लिए नॉर्मल वेक्टर ये, टेंजेंशियल वेक्टर ये। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. है ना, यानी अगर मुझे डी वेक्टर गिवन है, डी1 वेक्टर गिवन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेक्टर प्लस नॉर्मल वेक्टर, बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं ना। Yes, sir. और ये टेंजेंशियल वेक्टर फॉर मीडियम 1, नॉर्मल वेक्टर फॉर मीडियम 1। सिमिलरली अगर मेरे पास D2 वेक्टर है तो D2 वेक्टर को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि DT2 प्लस DN2 इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू D2, लिख सकते हैं ना, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब आप इस ज्योमेट्री को देखो ध्यान से, इस ज्योमेट्री को देखो ध्यान से। अगर मुझे ये पता है, इस ज्योमेट्री को देखो ध्यान से, इसको ग्रीन कलर से, ठीक है। मुझे ये पता है कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, चार्ज एनक्लोज होता है ना। अगर मैं बोलूं कि यहां पर कोई चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज है, बाउंड्री पर कोई चार्ज है ना, सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर और नीचे, ये तो मैंने इमेजिनरी सरफेस मानी है यार, ये और ये इमेजिनरी है, सरफेस तो एक्चुअल में ये है क्योंकि यही बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर इस बाउंड्री पर कोई चार्ज है तो उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ। उसकी वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, रो एस इंटू डेल्टा एस। रो एस इज द वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी और डेल्टा एस दैट मींस उसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है, डेल्टा एस। ये ग्रीन कलर का पूरा ये कितना है, डेल्टा एस ही तो है सरफेस एरिया, डेल्टा एस। मतलब अगर मैं इसके सरफेस एरिया की मल्टीप्लाई सरफेस चार्ज डेंसिटी से कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, चार्ज एनक्लोज मिल जाएगा, हाँ है ना। yes sir अब इस चीज में, इस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को मैं तीन पार्ट में डिराइव कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। एक इसका टॉप, एक बॉटम, बॉटम सरफेस एरिया, टॉप सरफेस एरिया, और एक ये वाला सरफेस एरिया, कर्व वाला पूरा आगे पीछे, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तीन हो गए, टॉप, बॉटम और कर्व्ड। जल्दी से बताओ हाँ या ना। Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस आइडेंटिटी को क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक टॉप, एक बॉटम और एक कर्व, और लिख लिया डी डॉट डी एस, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। अब आप ध्यान से देखो जरा, टॉप वाले के लिए डी डॉट डी एस कितना होगा, टॉप वाले के लिए नॉर्मल वेक्टर आएगा ना, टॉप वाली सरफेस के लिए मैं यहां दोबारा बना ले रहा हूं, ये मेरी सरफेस है, ठीक है, ये टॉप, ये बॉटम और ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, टॉप, टॉप के लिए मीडियम है 2, ये वाला है मीडियम 1, तो नॉर्मल वेक्टर ही तो आएगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा dn2 होगा, ये वाला क्या होगा dn1 होगा, है ना।
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dn1 टॉप के लिए dn2 इंटू डेल्टा एस, बॉटम के लिए माइनस dn1 डेल्टा एस लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके लिए वेक्टर क्या होगा, अगर इसके लिए पॉजिटिव वेक्टर है तो इसके लिए नेगेटिव वेक्टर होगा, तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। dn1 इसका नॉर्मल वेक्टर, और चूंकि नॉर्मल की नॉर्मल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वेक्टर खत्म हो जाएंगे, केवल स्केलर बचेगा, ax डॉट ax विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड यानी 1 बचा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर हटा करके सीधे सीधे क्या लिख दिया, स्केलर लिख दिया है। प्लस अगर मैं एक एजम्पशन ये मानूं कि ये जो डेल्टा एच है, इस डेल्टा एच को कर दो 0। क्यों? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री कंडीशन एट सरफेस, एट इंटरफेस या एट बाउंड्री। बाउंड्री पर ही तो मुझे निकालना है, तो बाउंड्री पर निकालने के लिए ये डेल्टा एच जो मैंने माना है ये छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि ये इसी पर आ जाए, यानी ये बाउंड्री पर आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एच अगर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। और ये किसके बराबर आया, ये पूरी की पूरी चीज किसके बराबर आई, ये पूरी की पूरी चीज इसके बराबर आई, रो एस डी एस के बराबर है, रो एस डेल्टा एस के बराबर है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर डेल्टा एस और डेल्टा एस कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। dn1 माइनस dn2 इक्वल टू माइनस रो एस, या dn2 माइनस dn1 इक्वल टू रो एस, ये आ गया। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि नो चार्ज प्रेजेंट एट द सरफेस, प्रेजेंट एट बाउंड्री, बाउंड्री पर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स रो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। किस केस में क्या हो गया, रो एस की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर मैंने रो एस की वैल्यू को 0 कर दिया तो क्या मैं लिख सकता हूं, dn2 माइनस dn1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स dn1 इक्वल्स टू dn2, बोल सकते हैं ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशंस हैं नॉर्मल कंपोनेंट बाउंड्री पर निकालने के लिए। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे जब भी बाउंड्री कंडीशन पे नॉर्मल कंपोनेंट निकालने होंगे, तो वील यूज दीज टू कंडीशंस। अब अगर मुझे ये पता है कि d इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन टाइम्स e, है ना, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, एप्सिलॉन1 en1 इक्वल टू एप्सिलॉन2 en2 लिख सकते हैं ना, जल्दी बोलो। इस आइडेंटिटी को Yes, इस्तेमाल sir. कर लिया तो ये लिख लिया, है ना। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ये कि en1 डिवाइड बाई en2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन1। This is the equation number 3 for identification of the normal component of the electric field intensity। ये मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट निकालना था और ये बराबर थे अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है बाउंड्री पे, और अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है बाउंड्री पे तो नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये इस रिलेशन में होंगे। क्लियर है बच्चों, ये तीनों इक्वेशंस क्लियर है, जल्दी से बताओ हाँ या ना सभी लोग। Yes, sir. सभी लोग Yes, sir. ठीक, अब हम चलते हैं इसकी दूसरी कंडीशन के लिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के लिए। अब अगर मुझे नॉर्मल कंपोनेंट पता लग गए, है ना, नॉर्मल कंपोनेंट अगर पता लग गए तो मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट्स इजीली निकाल सकता हूं, है ना। कैसे, अगर मुझे नॉर्मल कंपोनेंट पता है तो अगर मैंने dn1 पता है, d1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल गया, है ना। या फिर अगर मुझे et1 निकालना है
तो मैं क्या करूं, मैं E1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, En1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे टेंजेंशियल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लग रही है ई की, ठीक, ई के लिए। ऊपर मैंने लगाई थी डी के लिए, यहाँ पर मैं लगाऊंगा ई के लिए। क्यों, उसका एक रीजन है, बहुत सिंपल सा। अब वो रीजन क्या है मैं भी बताता हूँ, बस एक सेकंड रुको, 2 मिनट रुको, ठीक है। मैंने एक लूप कंसिडर करा जो कि आधा मीडियम 1 में है, आधा मीडियम 2 में है, और सपोज वो डायरेक्शन है ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं कि इधर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो इधर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। अगेन मैंने इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर लिया, एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक नॉर्मल कंपोनेंट। ऐसे ही एक इसका नॉर्मल कंपोनेंट और एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा En1 और ये वाला हो जाएगा मेरा Et1। सिमिलरली ये हो जाएगा मेरा En2 और ये वाला हो जाएगा मेरा Et2, ठीक है। ये सारे वेक्टर्स ही हैं। मैं इजीली अपने वेक्टर को इन दोनों इक्वेशन से नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली डायरेक्शन में, यानी ये वाली डायरेक्शन में, ये जो रेड कलर की इस लाइन से लेके यहाँ तक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं, लूप बना लेते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए से बी पे गया, ए से बी पे गया तो मेरा आया नॉर्मल कॉम्पोनेंट, है ना। नॉर्मल कॉम्पोनेंट मुझे निकालना ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं बोलूंगा कि ये जो लूप है, मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ डेल्टा एच बाउंड्री पर, और डेल्टा एच जब 0 है। तो जब डेल्टा एच 0 है तो मेरा ए से लेके बी तक, मैं देखो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल सॉल्व कर रहा हूं, और मुझे ये पता है कितना होता है, दिस इज 0, है ना। ये पता है ना, ई डॉट डीएल क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 होता है, डेल डॉट डी इक्वल टू 0 है। जल्दी बोलो। Yes, sir. पता है ना, यस ठीक है ना, डेल डॉट डी 0। तो डेल डॉट डी 0 मतलब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मतलब डेल डॉट डी 0। लॉजिकली तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो भी होता है ना, डेल डॉट डी इक्वल टू रो भी होता है, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, मतलब रो भी इक्वल टू 0 है, तो डेल डॉट डी इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन मैं मान करके चल रहा हूं, अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं इस लाइन को क्या कर सकता हूं, इसको ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और फिर डी से ए, ई डॉट डीएल सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखो ए से बी तक सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, डेल्टा एच 0 है, डेल्टा एच 0 है तो ए टू बी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इस बाउंड्री पे आ जाएगा। सिमिलरली सी टू डी भी बाउंड्री पे आ जाएगा, तो सी टू डी भी सॉल्व करना नहीं है मुझे। क्या सॉल्व करना है, बी टू सी और डी टू ए, क्या, ई डॉट डी एल, इसको सॉल्व करना है मुझे। और ये क्या होगा, ये होगा 0, ये तो पता ही है ना मुझे, डेल डॉट डी 0, डेल डॉट डी मतलब डेल डॉट डी इक्वल टू 0 है, तो डेल डॉट एप्सिलॉन ई भी 0 ही होगा ऑब्वियसली, यानी डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन, यानी वो भी 0 ही होगा। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। Yes, sir. अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखो, और इस इमेज को देख करके, इस वाली इमेज को देखना है आपको, मुझे बताना है कि अगर इसकी विड्थ है डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, सपोज यहां पर 0 है, यहां पर डेल्टा डब्ल्यू है, यहां पर डेल्टा डब्ल्यू है, यहां पर 0 है ना, ठीक। तो आप देखो जरा ध्यान से क्या होगा, B2C जा रहा हूं मैं, B2C मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ई की डायरेक्शन कितनी है,
ET2 आएगा ना, तो ये हो जाएगा ET2 इंटू डेल्टा डब्ल्यू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू में डेल्टा डब्ल्यू से 0 पे जा रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, तो माइनस का साइन आ गया। प्लस अगर मैं इसको देखूं यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से लेकर के यहां तक आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा ET1 इंटू डेल्टा डब्ल्यू। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 0 एट बाउंड्री। बाउंड्री पर डेल्टा एच की वैल्यू मैंने क्या कर दी? 0 कर दी, और डेल्टा एच की वैल्यू मैंने कर दी 0, और मैं बोल रहा हूं कि बाउंड्री पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अंडर नो चार्ज प्रेजेंट। ठीक है, नो चार्ज प्रेजेंट। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मैं लिख सकता हूं कि ET1 माइनस ET2 इंटू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0। डेल्टा डब्ल्यू को इधर ले जाओ, कोई फायदा नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा ET1 माइनस ET2 इक्वल्स टू 0। यानी बाउंड्री पर मैं ये बोल सकता हूं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर इक्वल। दैट मींस ET1 इज इक्वल्स टू ET2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये होगा इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन में अगर मैं d इक्वल टू एप्सिलॉन ई रख दूं, तो E इक्वल्स टू d अपॉन एप्सिलॉन, यानी DT1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू DT2 अपॉन एप्सिलॉन 2 रख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू अगर मुझे देखने हो तो DT1 डिवाइड बाई DT2 इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2। अब ध्यान से देखो, मैंने जब इन दोनों को यहाँ पर लेकर के आया तो यहाँ से मैंने वेक्टर हटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर को हम सिंपली डिवाइड नहीं कर सकते, हम इनके मैग्नीट्यूड्स का ही डिवीजन निकालेंगे, और उसके बाद मैं उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे उस डायरेक्शन का वेक्टर दे देगा। ठीक है, वेक्टर को वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट, बट वी कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, और वेक्टर को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, डॉट और क्रॉस। तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि बेसिकली मैं कौन से टाइप के डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ या क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, है ना? ठीक है ना बच्चों? तो ये इक्वेशन हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 5। ये पांचों इक्वेशंस आपको याद करके, समझ करके याद रखनी है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम वी विल यूज दीज 4 इक्वेशंस। ठीक है, अगर आप यहाँ इस वाले एंगल, सपोज ये एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2, है ना? तो आप इन दोनों नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के थीटा और थीटा को निकाल करके इन टर्म्स ऑफ θ1 वैल्यू निकाल सकते हो, और इसको सिंपल आप टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट को बराबर कर लो, है ना? तो नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट जब आपके बाउंड्री पर दोनों बराबर होंगे, नॉर्मल इक्वल टू नॉर्मल, टेंजेंशियल इक्वल टू टेंजेंशियल, क्योंकि बाउंड्री पर दोनों सेम है ना? तो जब बाउंड्री पर दोनों सेम है तो हम यहाँ से एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हैं। आप ये डिराइव कर लेना अभी, अब तो लेक्चर का टाइम तो खत्म हो गया, तो भाई मैं डिराइव करके बता देता आपको। ठीक है, tan θ1 डिवाइड बाई tan θ2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन r1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन r2। ठीक है, ये आप इजीली डिराइव कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस आपके पास है। इक्वेशन ये जो मैंने इक्वेशन बनवाई है ना, ये वाली इक्वेशन सारी 1 2 3 4 5, 1 यूज मत करना, 1 को यूज नहीं करना है हमें, 2 3 और 4 और 5 को यूज करेंगे हम। 4 और 5 को यूज करके हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन मेरी बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, अब अगर मुझे एक क्वेश्चन कहा जाए कि आपको कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन सॉल्व करनी है, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक, यानी पहला मीडियम है कंडक्टर, दूसरा है डाइलेक्ट्रिक, तो क्या करोगे आप? तो आपको एप्सिलॉन r1 ये कर देना है 1। क्यों? कंडक्टर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 1। कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी कितनी है? इन्फिनिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप रख दोगे।
ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक के लिए एप्सिलॉन R2 विल बी सिंपली एप्सिलॉन R2, और जो भी कंडक्टिविटी गिवन होगी वो कंडक्टिविटी होगी ही आपकी एज इट इज, ठीक है। अगर आप बोलो कि मेरे को फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक करना है, तो फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक करना है तो फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे। पहला मीडियम अगर फ्री स्पेस है दैट मींस एप्सिलॉन R1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है फ्री स्पेस में। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्री स्पेस में आइडियली कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कंडक्टिविटी नहीं है, फ्री स्पेस के अंदर कंडक्टिविटी नहीं है, तो यह फ्री स्पेस के अंदर कंडक्टिविटी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और दूसरा मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो ऑटोमेटिकली डाइलेक्ट्रिक वाली कंडीशन तो वही रहेगी जो थी, ठीक है। देयर इज नो चेंज, नो चेंज। तो मीडियम 2 में देयर इज नो चेंज क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही है। मीडियम 1 चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ फ्री स्पेस हो गया, यहाँ कंडक्टर हो गया। पहले हमने किसका करा था, डाइलेक्ट्रिक का करा था। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से वी कैन डिराइव द कंडीशंस फॉर कंडक्टर टू डाइलेक्ट्रिक और फ्री स्पेस टू डाइलेक्ट्रिक। एक चीज और, कंडक्टर के अंदर हम लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम फ्री चार्ज कोई प्रेजेंट नहीं है अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो देयर इज ऑल्सो, हम ये देख चुके हैं कंडक्टर के अंदर रो वी इक्वल टू 0 होता है, सिग्मा इक्वल टू इंफिनिटी होता है, रो वी इक्वल टू 0 होता है, और मेरा ई भी 0 होता है। तो कंडक्टर के अंदर लॉजिकली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। तो जो भी चीज होगी वो सरफेस के अंदर होगी। इसका एक बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है, अगर आप कभी लिफ्ट में गए हो तो लिफ्ट में आप देखोगे आपके मोबाइल के अंदर सिग्नल्स बहुत कम हो जाते हैं। अब तो फिर भी ठीक आने लगे हैं, पहले जो लिफ्ट चला करती थी उनके अंदर जो कंडक्टिंग मटेरियल था, जो लिफ्ट मेटल की बनती है, वो अच्छी क्वालिटी का केवल मेटल होता था। अब तो एलॉय आने लगे हैं, तो उस एलॉय के अंदर E0 नहीं होती है ना। तो अगर उस मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो उसकी शीट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इट वोंट पेनिट्रेट। और जब वो इसके अंदर पेनिट्रेट होगी नहीं तो ये इतनी मोटी दीवार को क्रॉस करके अंदर जाएगी नहीं, मतलब यहाँ पर मुझे कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। तो पहले कुछ समय पहले हुआ करता था, जब से ये लिफ्ट जो है ये एलॉयज की बनने लगी हैं तो कुछ ना कुछ ई उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और यही रीजन है कि मेरा लिफ्ट के अंदर अब सिग्नल आने लगे हैं। पहले क्या होता था, पहले लिफ्ट के अंदर मोबाइल के सिग्नल मिलते ही नहीं थे, अगर लिफ्ट के अंदर कोई घुस गया तो फिर उसके अंदर वो मोबाइल दिखाता था आउट ऑफ कवरेज एरिया। अभी भी पुराने लिफ्ट अगर कहीं लगी हो तो आप कभी ट्राई करना, तो आप देखोगे कि आपको वहां पर नो कवरेज जोन मिलेगा लिफ्ट के अंदर। क्यों, द रीजन इज बिकॉज देयर इज नो फील्ड विद इन द कंडक्टर, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पेनिट्रेट। यहां से यहां और यहां से यहां कोई फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई एट कंडक्टर 0 हो जाएगी, यहाँ पर ई कितनी है, 0 हो जाएगी, कंडक्टर के अंदर ई 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ, फिर वी आर गोइंग टू एंड द सेशन एंड Yes, sir. remaining topics Yes, sir. will be covered in next lecture, ठीक है।